नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। देखा जाए तो महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जैसे हमारी संसद। जी हां, लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं की संख्या पहली बार बढ़कर के 78 तक पहुंच चुकी है। हर तरफ ये चर्चा का विषय बना। आज हम आपको कुछ ऐसी महिला सांसदों से इस कार्यक्रम के जरिए मिलवाने जा रहे हैं जो पहली बार चुन करके आई हैं। उनके अनुभव को हम जानेंगे और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं झारखंड के सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा जी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। लोकसभा टीवी आप देखती हैं? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। कैसा लगता है आपको? ये काफ़ी अच्छा एक चैनल है जो पूरे पॉलिटिकल चीज़ों को लोगों तक पहुँचाता है, आम जन तक पहुँचाता है कि भाई, क्योंकि सांसद में सबकी पहुँच नहीं हो सकती है, लेकिन एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस चैनल के जरिए कि क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या नए बिल्स पास हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें हो रही हैं हमारे लिए, ये उनको जानने का एक मौका मिलता है। और आपकी टीवी ये लोगों को ये मौका उपलब्ध कराती है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोगों के लिए भी ये चैनल काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है, तो इसलिए हम लोग तो देखते ही हैं इसको। आप धारा प्रवाह बोलने के लिए भी जानी जाती हैं और क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ तो मुझे आपके बारे में, मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आप वहाँ पर एमएलए थी और आप नॉन स्टॉप बोल सकती हैं, जैसा कि आप अभी भी बोल रही हैं। ये कला कैसे आ गई? बहुत ही साधारण से परिवार से आप आती हैं? जी, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आती हूँ। मेरे पिताजी सेल में एक मजदूर के रूप में थे, किरीबुरु मेगातुबुरु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस पर वो कार्यरत थे और वहीं पर सारी स्कूलिंग वगैरह वहीं हुई। और ये शादी के बाद ये सिलसिला कह सकते हैं कि ये चालू हुआ, एक नई पारी शुरू हुई राजनीति की। 2 बार आप एमएलए रही? हाँ जी, मैं 2 बार विधायक रही हूँ, 2009 से 14 तक, और 14 से ये अब तक मैं थी, और इस बार मैं सांसद हूँ। पहली बार है एक एमएलए के बाद में जब आपने छलांग भी लगाई है तो बहुत बड़ी छलांग लगाई। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके राजनीतिक सफ़र से। जैसा कि आपने बताया कि आप एक ऐसी जगह से हैं जहाँ के बारे में लोग, जहाँ की महिलाएं नहीं सोच सकती हैं कि वो पढ़ लिख भी सके, और वैसी जगह से एक महिला निकल करके आती है और राजनीति में कदम रखती है। कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं, इसकी नींव मैं अगर कहूँ तो ये स्टूडेंट लाइफ से ही हो गई थी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सभी बच्चों को पूछा जाता था कि आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे माता पिता बहुत सिंपल लोग थे और मेरी माँ का, खासकर मेरी माता का मेरे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है। और वो उनका कहीं ना कहीं ये सोच था कि हमेशा बुज़ुर्गों की सेवा करो, लोगों के लिए काम करो, तो उनका कहीं ना कहीं वो प्रभाव मेरे अंदर था। इसलिए जब मुझे हमारे टीचर ने पूछा कि सबसे पूछ रहे थे जो हम 11th क्लास में थे कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, तो मैंने बोला कि सर मैं तो राजनीति ज्वाइन करने वाली हूँ। ये तब की बात थी और मुझे नहीं पता था कि उस समय ये मजाक में कहा हुआ या कोई उसका कोई लिंक नहीं था, और ये कहीं ना कहीं ये 2009 आते आते ही ये सच हो जाएगा। तो ये इसकी नींव उसी समय पड़ चुकी थी शायद, मेरे विचार से। शादी किस साल हुई आपकी? मेरी 2004 में हुई थी। 2004 में, और 2009 में मैं विधायक हुई। आप विधायक बन गई। तो ये जो एक जज्बा था, क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो लोग कहेंगे कि हम महिलाएं खास करके, हाँ जी हम टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन आप राजनीति में आना चाहती थी तो कुछ तो सोचा होगा आपने, कोई तो रीज़न रहा होगा। मेरे लिए कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा बैक बेंचर रही हूँ। मैं हमेशा पीछे बैठती थी, तो पढ़ाई से कहीं ना कहीं मन चुराने का हमेशा मन रहता था। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि राजनीति में आने से पढ़ाई नहीं करनी होती है, मेरा ये सोच था। लेकिन अब जब मैं खुद राजनीति में आ गई हूँ तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई, सबसे ज़्यादा जानकारी आपको इसी फील्ड में लेनी होती है। अपडेट आपको इंजीनियर से लेके, डॉक्टर से लेके, समाज से लेके, हर तरह की जानकारी आपको यहाँ चाहिए होती है। और मेरी ये सोच या अवधारणा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अब क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, तो ये बहुत सीरियस जगह है। इस पे आप इसके ज़रिए कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लोगों के लिए काम आप कर सकते हैं। जो मैं उस समय सोचती थी कि लोगों के लिए काम करना, वो अब इस फील्ड में आकर के कहीं ना कहीं हम लोग उस काम को अब कर रहे हैं। तो एक मन में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है कि हमने जो सोचा था आज उसको हम लोग को करने का एक मौका मिला है। कैसे आपको अप्रोच किया गया? कैसे आप, जब आपको पता चला कि हाँ आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से,
शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत लोकसभा की क्योंकि झारखंड में 2014 में ही हमने लोकसभा लड़ा था जी। और उससे पहले हम कांग्रेस यूपीए की सरकार को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट एमएलए थी जी। और 2014 में हम लोगों ने लड़ा लोकसभा चुनाव। उस समय भी कांग्रेस से लड़ने की इच्छा थी बट किसी कारणवश ये नहीं हो पाया और 2019 के चुनाव में बातचीत बन गई और हम लोग कांग्रेस की टिकट पर लड़ लिए चुनाव। देखिए आज क्या संयोग है, निर्दलीयों के बाद जब आप इस बार जब लड़ी हैं तो आपको जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को अगर किसी एक सीट पर कोई उम्मीदवार ने जीत दिलाई है तो वो श्रीमती गीता कोड़ा है। गीता जी, राजनीति में आप आ गई, अब तो खैर आप काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। कभी मतलब आपने इतने लंबे सफ़र के बारे में सोचा था कि इतने लंबे सफ़र को तय करके जाना? नहीं, हमने इस पर कभी नहीं सोचा था क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम लोग बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थे और शादी मेरी एक पॉलिटिकल व्यक्ति से हुई। मेरे हस्बैंड मधु कोड़ा जी, वो एक जब हमारी शादी हुई उस समय वो मिनिस्टर थे। तो ये एक आप कह सकते हैं रातों रात हम लोग पॉलिटिक्स के एक हाई पीक ये पर पहुंच गए। हमने राजनीति में सबसे गोल्डन पीरियड भी देखा है और सबसे राजनीति का एकदम डार्केस्ट साइड जिसको आप कह सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखा है। तो जब मेरी राजनीति में एंट्री हुई वो हमारे लिए एक सबसे डार्केस्ट एरा था, एक पीरियड था, सबसे डार्केस्ट पीरियड था। उस समय हम लोगों के ये में था कि आपको सरवाइव करना है और हम लोगों ने उस वक्त 2009 में जब अरेस्ट हुए मधु कोड़ा जी, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ चुनाव जीता। मैं जीती, वहाँ से इंडिपेंडेंट में जीती और उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि जो मधु कोड़ा जी ने जो वो छोड़ के जो गए हैं जिस चीज़ को, उसको संभाल के उस विरासत को रखना और आगे उसको बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं थे और वहाँ से उसको करना वो सबसे टफ काम था। तो हम लोगों ने लोगों के मदद से, हमारे कार्यकर्ताओं के मदद से उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं कर पाए और इसलिए अब हम लोग यहाँ तक पहुँच भी पाए हैं। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों का, फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट था, वो हमारे फैमिली का था, हमारे लोगों का। तो उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ तक पहुँच भी पाए हैं और आगे हम लोग कर रहे हैं काम। एमपी बनने के बाद जब पहली बार आप सदन में खड़ी हुई, जब आपको पता था कि आपकी स्पीच है वो भी पहली स्पीच, वो अनुभव कैसा होता है? देखिए, पहली स्पीच एक तो ओथ थी और वो ओथ भी अपने आप में बहुत, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर आप जब ओथ लेते हैं तो वो आपको एक अंदर एक अलग अनुभूति होती है और उस अनुभूति को या उस एहसास को, उस फील को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और एक अंदर, क्योंकि सबका एक सपना होता है कि भाई राजनीति में आप आए हैं तो कम से कम एक बार पार्लियामेंट आप देख लें, क्योंकि ये किसी भी राजनीति के लिए एक मंदिर के समान है और यहाँ के दर्शन लोग करके अपने आप को एक अलग ऊंचाइयों पर महसूस करते हैं और यहाँ पर रह के यहाँ की कार्रवाइयों में शामिल होकर के लोगों के लिए बात रखना, अपने क्षेत्र की बात रखना, ये एक अलग अनुभव है। जो मैंने पहला ओथ के बाद जो मैंने पहला ये रखा था, बात रखा था, तो वो मॉब लिंचिंग पर था क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं मॉब लिंचिंग के, ये 11वां मामला है और सिर्फ इस साल में जनवरी से लेकर के अब तक ये 4 मामले ऐसे हो चुके हैं। तो ये बड़ा सीरियस इशू था, इसी को लेकर के हम लोगों ने कल 0 आवर में इस बात को रखा, मॉब लिंचिंग को लेके। ये पहला मौका और आपने जैसा कि कहा कि हर किसी का सपना होता है एक बार अगर आप राजनीति में आए हो तो पार्लियामेंट देखो। हालांकि गैर राजनीतिक जो लोग सिविलियन हैं वो भी चाहते हैं चाहे दूर से ही पार्लियामेंट के ये जो खंभे जिनसे हम गुजर रहे हैं इस वक्त वो एक बार दिख जाए। आप मुझे बताएं कि आज आप इन गलियारों में चल रही हैं, कैसा महसूस करती हैं और बाकायदा सांसद हैं, ये आपका घर है, कैसा महसूस करती हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक लोकतंत्र का एक मंदिर मैं इसे कह सकती हूँ। संविधान की यहाँ से रचना हुई जो लोगों को जीने का अधिकार से लेकर कई तरह के अधिकार उनको देती हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब भेजा गया है तो जो हमारी जो जनता है उनके प्रति हमारी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम इन गलियारों में गुजरते हैं, इनकी एक एक ईंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास रचा गया है। यहाँ कई बड़े हमारे राजनेता जो हमारे आज प्रेरणा स्रोत है वो लोग इन गलियों में गुजरे हैं, यहाँ से उन्होंने एक इतिहास रचा है, यहाँ से देश को बहुत कुछ दिया गया है।
तो हम तो एक छोटी सी कड़ी, एक छोटा सा कण है। अगर हम यहाँ से कुछ उनसे प्रेरणा ले करके अपने क्षेत्र के लिए थोड़ा भी अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। क्या क्या करना चाहती हैं आप? अगर मैं सिंहभूम की बात करूं, हालांकि देखा जाए तो झारखंड के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रकृति ने तो पूरी नेमत अपनी बख्शी है, लेकिन आप अपने इलाके के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ काफ़ी कुछ किया जा सकता है और अभी कई काम करने हैं, क्योंकि झारखंड को गठन हुए 19 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो झारखंड का जिस तरह का विकास होना चाहिए वो आज भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये सोच की कमी मैं इसे कह सकती हूँ कि आज जो हमारे लोग हैं वो सोच तक नहीं पहुँच पा रहे, जिसके कारण आज सारा मिनरल्स है झारखंड में, कोल माइंस है, विभिन्न तरह के माइंस है, आयरन और माइंस है, और प्रकृति प्रचुर अपना सारा पूरा उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद आज हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ सिंहभूम का, वहाँ पर माइंस है, आपका आयरन और माइंस प्रचुर मात्रा में है। वहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 इकाइयाँ हैं, प्राइवेट माइंस बहुत सारे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया भी मेरे क्षेत्र में आता है। तो ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमिकल। लेकिन आज क्योंकि सरकार की नेग्लिजेंसी की वजह से आज ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमारे बंद हो चुके हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ वो बंद हो चुकी हैं, माइंस बंद हो चुके हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि इकोनॉमिकल, अगर हम इकोनॉमिक रूप से अपने क्षेत्र को बढ़ाएं तो इन चीज़ों को खुलना चाहिए, ताकि यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं उनको नौकरियाँ मिले, काम मिले, काम धंधा वो करें। तो ये हमारी हम लोगों की प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ का स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि आज भी वहाँ के लोग, आपको जानकारी होगी कि कुपोषण के क्षेत्र में हमारा सिंहभूम सबसे निचले पायदान पर था। तो उस कलंक से बाहर निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हम थोड़े बहुत भी उस पर करें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि वहाँ के लोगों को हम लोग इस कलंक से बाहर निकालें। वहाँ के बच्चों को कुपोषण, जैसे आज 21वीं सदी में है हमारा भारत, और आज भी हम लोग कुपोषण हमारे बच्चे झेल रहे हैं। तो ये एक बड़ा दुखद पहलू है, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस पर हम लोग काम करें। दूसरा, वहाँ के लोगों को आज भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही अगर हम देखें तो पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस पर चिंता जताई है, तो हम लोग उस पर भी कुछ काम करना चाह रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं कि पर्यावरण के लिए भी हम कुछ करें और पानी को बचाने का भी हम लोग कम से कम MP लैंड से या फिर विभिन्न ऑर्गेनाइज या संस्थाओं से मिल करके हम लोग काम करें। तो ये हम लोगों की प्राथमिकताएं हैं उस क्षेत्र के लिए। कुछ निजी सवाल, जैसे ही आपको फ्री होती है अपने दिन भर के, जो आपकी जो दिनचर्या होती है, क्या करती हैं आप? क्या करना पसंद करती हैं? घर में जब जाती हैं तो वहाँ पर आपकी क्या दिनचर्या होती है और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी ऐसा हॉबीज़ ज़्यादा है नहीं। मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है वो खाने के काफ़ी शौकीन है, मेरी बड़ी बेटी, तो उनके लिए कुक करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं ऐसे खाली वक्त में, मुझे जो झारखंड की इतिहास है उसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे वहाँ के वीर योद्धाओं की कहानियाँ, किस्से हों या वहाँ के बारे में हो। तो ये सब मुझे खासकर पढ़ना, इतिहास खासकर जानना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये पढ़ती हूँ, इतिहास के कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ। दिल्ली में कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जब भी आती हैं तो एक बार ज़रूर जाती हैं घूमने के लिए? क्योंकि महिला हैं, महिलाओं की शॉपिंग के मामले में महिलाएं काफ़ी जानी जाती हैं, तो मैं भी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक आम महिला हूँ। राजनीति वो अलग चीज़ है, बट एक महिला होने के नाते हम लोग को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो हम लोग भी जाते हैं शॉपिंग करने। कुछ एक जगह हम लोग भी जाते हैं। कौन सी आप सबसे ज़्यादा किस जगह को पसंद करती हैं दिल्ली में? कई जगहें हैं, लेकिन लाजपत है, सरोजनी, और अब तो यहाँ इसको कमला नगर को भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया जा चुका है, तो वो उन जगहों पर जाते हैं। और खाने में क्या क्या पसंद है आपको बता दीजिए? खाने के मैं ऐसा बहुत सादा ही मुझे खाना अच्छा लगता है, एकदम झारखंडी खाना जिसे हम कह सकते हैं, तो वो मेरी पसंद है। अभी अगर मैं, एक दौर तो था कि जो आपके पति थे वो
सीएम थे, लेकिन आज अगर मैं राजनीति में देखूं तो गीता कोड़ा लीड कर रही है परिवार में। तो कभी ऐसा फील होता है घर में जाने के बाद कि कुछ स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट मतलब किया जा रहा है, या फिर कुछ एक परिवार में होता है ना कि जो सबसे थोड़ा खास होता है तो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो ऐसा आप महसूस करती हैं घर में? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉलिसी बना रखी है कि राजनीति की बातें घर के बाहर, घर के अंदर सिर्फ आप एक फैमिली मेम्बर हैं, एज अ फैमिली मेम्बर आप रहिए। वो हम लोगों का एक अपना एक अंदरूनी जिसे कह सकते हैं पॉलिसी हम लोगों ने डेवलप कर रखी है, ताकि घर का माहौल एक अलग बने रहे, क्योंकि हमारे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। और मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने राजनीति का दोनों पहलू देखा है, गोल्डन ये भी देखा है हमने और डार्केस्ट साइड भी देखा है। तो इस मद्देनज़र हम लोगों ने कुछ अपने इंटरनल पॉलिसीज़ बना रखी हैं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं राजनीति जी। तो अभी बच्चों के लिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो प्योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मैं उनको कहूँगी, तो उनकी क्या इच्छा है? आपने उनसे कभी पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं? क्या वो भी राजनीति में आना चाहते हैं? क्या सोचते हैं? देखिए, बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। मेरी बड़ी बेटी 11 साल की ही है, तो इसलिए अभी उससे उसके कुछ इच्छाएं पूछने और उस पर उनका ये जवाब देने का कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का कोई ठोस बातें निकल के आएंगी, क्योंकि अभी बच्चे हैं, बच्चों का कई मूड चेंज होते हैं। हर दिन उनके लिए एक नया ये होता है कि आज हम डॉक्टर बनेंगे, कल आप उनसे पूछिए तो कहेंगे कि नहीं मुझे तो अब आर्टिस्ट बनना है। तो इसलिए मैं अभी नहीं कह सकती। और बाकी और दोनों बच्चे तो काफ़ी छोटे, एक 3 साल की और एक अभी 11 महीने का ही है। घर कैसे संभालती हैं गीता जी? क्योंकि देखिए जब 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 सेशन होंगे आप दिल्ली आएंगी, और जैसे कि ये सेशन काफ़ी लंबा है, तो इस सेशन में काफ़ी लंबे वक्त तक आपको रहना पड़ेगा, तो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं आप? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरे पॉलिटिकल करियर में मेरा फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी सपोर्टिव रही हैं, चाहे मेरे सास ससुर हो या मेरे इन लॉज हो, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। खासकर मेरी माँ जो मेरी एक आदर्श भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और आज भी वो वही देखती हैं सारी चीज़ों को। मेरे सास ससुर ये लोग सारे मिल कर के देखते हैं, और मेरे हस्बैंड तो है ही, वो चीज़ों को संभालते हैं, परिवार को भी संभालते हैं। हमने शुरुआत में बात की कि ये पहला मौका है जब सभी लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुन करके आई हैं, और हर तरफ ये चर्चा का विषय बना है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? राजनीति में तो देखिए इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन इस बार संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछली बार की तुलना में, पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, ये आप किसे कह सकते हैं, जो मुझे महसूस होता है कि विगत एक दशक में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो राजनीति में हो, समाज में हो, या किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो वहाँ महिलाओं को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। और पॉलिटिकल रूप से इसलिए इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा महिलाओं को मिला, क्योंकि पंचायती राज में हमने 33% महिलाओं को जो मौका दिया है, तो वो उसका कहीं ना कहीं असर समाज में दिखता है कि आज उनके मुखिया जो है वो महिला है, आज उनके सरपंच महिला है, जिला परिषद एक महिला है। तो लोग आज अपना कॉन्सेप्ट को बदलने का प्रयास करें कि हाँ, राजनीति में अब महिलाओं को हम एक्सेप्ट करेंगे, एक अपने विधायक के रूप में, अपने सांसद के रूप में। तो ये उसकी एक उस जगह मैं उसे कहना चाहूँगी कि उसकी वो शुरुआत है। और इस बार आज महिलाएं इतनी ज़्यादा आई हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी बड़ा गर्व का विषय है कि अब सभी तरफ अगर हम नज़र घुमा के देखते हैं अपने पूरे ये में, तो हमें दिख जाती हैं कि अच्छा, आज हमारी महिला बहनें हैं, आज हमारे साथ पार्लियामेंट में है। और महिलाओं को और ज़्यादा आना चाहिए कि हम लोग तो यही चाहेंगे कि इस बार जो बिल कम से कम जल्दी पास हो। अब तो फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि अब मुझे उम्मीद है कि महिला बिल अब पास हो जाए। ओथ लेने से लेकर के अब तक, आपके फर्स्ट स्पीच तक, आपके एमपी चुनने तक, कोई ऐसा मौका जो आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर गया हो और आपको वो पल बस लगा हो कि यहाँ पर ठहर जाए, या कुछ ऐसी बात आपको याद आ गई हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये एक लोगों के लिए एक मंदिर के समान है, तो इसके हर एक कोने में कहीं ना कहीं ठहरने का मन करता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये मैं कोई एक ख़ास जगह को या ख़ास मोमेंट को मैं बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि पार्लियामेंट, पूरा पार्लियामेंट ही हम लोगों के लिए बहुत ख़ास है।
यहाँ एक एक रखा हुआ एक एक कदम या बिताया हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा हम लोगों के लिए बहुत ख़ास है। और मैं इसलिए ऐसा कोई एक ख़ास जगह मैं इसे बांध नहीं सकती। अंत में महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आपको इस वक्त सुन रही हैं, चाहे वो आपके क्षेत्र की महिला हो या फिर वो महिलाएं जो चाहती हैं कि वो भी राजनीति में कभी आएँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी गीता जी आप? बिल्कुल, महिलाओं को अब घर की दहलीज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों को, महिलाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकले, क्योंकि आज यहाँ ज़रूरत है आपकी। आज महिलाओं की ज़रूरत है राजनीति में, क्योंकि राजनीति सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बस एमएलए एमपी बन गए हो गया। यहाँ से कई चीज़ें समाज को सीधे जाती हैं, देश को जाती हैं। तो वहाँ आज महिलाओं की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि आज महिला आरक्षण बिल जो है वो पार्लियामेंट में है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब महिलाओं को और आगे आना होगा, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व, मैं कहूँगी कि वहाँ वो कायम रख सके। और महिलाओं का आगे आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि समाज में संतुलन बना रहे, क्योंकि समाज किसी एक ये से नहीं चलता, सिर्फ पुरुष से या महिला से नहीं, बल्कि दोनों का समानता होनी चाहिए। और तभी ये समाज सुचारू रूप से चलेगा। ये समाज रूपी गाड़ी तभी सुचारू रूप से चलेगा जब हर जगह महिलाएं एक बराबर आ जाएंगी। गीता जी, लोकसभा टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, धन्यवाद। हम सबकी तरफ से, कि 5 साल में हम आपको सुने और वो सारे मुद्दे जो आप उठाना चाहती हैं संसद में आप ज़रूर उठाएं। और हम उम्मीद है कि उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें देखने को भी मिलेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। आप सब आगे भी देखते रहे लोकसभा टीवी। नमस्कार।